नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं रासायनिक बदलावों की फैसिनेटिंग दुनिया के बारे में। हम देखेंगे कि कैसे हमारी रोजमर्रा की चीजों से लेकर लैब एक्सपेरिमेंट्स तक इन बदलावों के पीछे का विज्ञान काम करता है। चलिए, एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक बार माचिस की तीली जलकर राख हो गई, तो क्या उस राख से वापस वैसी ही तीली बनाना मुमकिन है? और यही छोटा सा सवाल हमें केमिस्ट्री के एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी कॉन्सेप्ट तक ले जाता है। तो दुनिया में जितने भी बदलाव होते हैं, उन्हें हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, जैसे पानी का जमकर बर्फ बनना। ये रिवर्सिबल होता है, मतलब बर्फ पिघलकर वापस पानी बन सकती है। लेकिन दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, जैसे माचिस का जलना। इसमें एक बिल्कुल नई चीज बनती है और ये प्रक्रिया अपरिवर्तनीय होती है, मतलब इरिवर्सिबल। और यही वो फर्क है जो हमारी आज की पूरी बातचीत का बेस है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं लैब के अंदर और सबसे पहले उन बेसिक टूल से मिलते हैं जिनका इस्तेमाल हम आगे करने वाले हैं। लैब में जाते ही जो सबसे कॉमन चीज दिखती है वो है बीकर। इसमें लिक्विड डालने के लिए एक चोंच जैसी शेप होती है, जिसे इंग्लिश में बीक कहते हैं, और बस इसी से इसका नाम पड़ गया बीकर। इसके बाद है हमारा कॉनिकल फ्लास्क। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका कोन जैसा शेप इसे पहचानने में मदद करता है। ये मिक्सिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें से कोई चीज आसानी से छलक कर बाहर नहीं आती। और फिर आती हैं टेस्ट ट्यूब यानी परख नली। इसका नाम तो बहुत सीधा साधा है। टेस्ट ट्यूब मतलब वो ट्यूब जिसमें हम छोटे छोटे टेस्ट करते हैं या चीज़ों को परखते हैं। तो अब जब हम अपने टूल्स को जान गए हैं, तो क्यों ना अपना पहला एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए और एक केमिकल चेंज को अपनी आंखों से देखा जाए। लेकिन रुकिए, एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी काम करना पड़ता है। और यहीं पर एक सवाल उठता है, आखिर मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे साफ क्यों करना पड़ता है? अब इसका जवाब ये है कि हवा में जो ऑक्सीजन है ना, वो मैग्नीशियम से रिएक्ट करके उसके ऊपर एक परत बना लेती है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और जब तक ये परत हटेगी नहीं, तब तक असली मैग्नीशियम जलेगा ही नहीं। तो ये रहे इसके सिंपल से स्टेप्स। इन स्टेप्स को सावधानी से फॉलो करना है, और हाँ, सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसलिए होल्डर का इस्तेमाल करना ही करना है। और जब ये जलता है, तो क्या कमाल की तेज रोशनी होती है। ये जो इतनी तेज चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी है ना, यही इस बात का पक्का सबूत है कि एक जबरदस्त केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो चलिए अब इस तेज रोशनी के पीछे की साइंस को समझते हैं। आखिर हुआ क्या था? देखिए, हर केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं। एक, वो चीजें जिनसे हम शुरुआत करते हैं, उन्हें कहते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट्स। और दूसरा, रिएक्शन के बाद जो नई चीजें बनती हैं, उन्हें कहते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट्स। तो हमारे वाले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों थे अभिकारक, और रिएक्शन के बाद जो सफेद पाउडर बना यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो था हमारा उत्पाद। है ना सिंपल? चलिए अब एक और तरह का रिएक्शन देखते हैं, और ये वाला रिएक्शन हमें सेफ्टी का एक बहुत जरूरी पार्ट भी सिखाएगा। लैब में एसिड दो तरह के होते हैं, सांद्र और तनु। सांद्र मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें एसिड ज्यादा और पानी कम होता है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और दूसरा होता है तनु, मतलब डाइल्यूट, जिसमें पानी ज्यादा और एसिड कम होता है। इसे लैब में इस्तेमाल करना सेफ माना जाता है, और इन दोनों का फर्क जानना बेहद जरूरी है। तो यहीं पर केमिस्ट्री लैब का सबसे जरूरी सेफ्टी सवाल आता है। अगर हमें एसिड को डाइल्यूट करना है, मतलब उसे सेफ बनाना है, तो सही तरीका क्या है? एसिड में पानी डालें या पानी में एसिड? याद रखें, सही और सेफ तरीका हमेशा एक ही है। हमेशा धीरे धीरे एसिड को पानी में मिलाना है। कभी भी इसका उल्टा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एसिड में पानी डाला तो इतनी जबरदस्त गर्मी पैदा होगी कि वो मिक्सचर उछलकर बाहर आ सकता है, और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो जब जिंक को डाइल्यूट एसिड में डालते हैं, तो देखिए क्या होता है, फौरन बुलबुले उठने लगते हैं। और ये बुलबुले किस चीज का इशारा है? कि कोई गैस बन रही है। और इस केस में जो गैस बन रही है वो है हाइड्रोजन। तो आखिर में अब ये देखते हैं कि इन रिएक्शंस को कागज पर लिखा कैसे जाता है, और क्यों इन्हें लिखने में एक एक चीज का ध्यान रखना इतना जरूरी है। स्क्रीन पर देखिए, ये लोहे और पानी के रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, इसमें कुछ गड़बड़ है। अगर हम एटम्स की गिनती करें तो गड़बड़ साफ दिख जाएगी। रिएक्शन शुरू होने से पहले यानी लेफ्ट साइड पर लोहे का सिर्फ एक एटम है,
लेकिन रिएक्शन के बाद राइट साइड पर 3 हो गए। अरे ये कैसे हो सकता है? ये तो कुदरत के एक बहुत ही बेसिक नियम के खिलाफ है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई भी रिएक्शन एटम्स को बनाता या मिटाता नहीं है, सिर्फ उनकी जगह बदलता है, तो फिर इस इक्वेशन को ठीक कैसे किया जाए? देखिए, इक्वेशन को बैलेंस करना तो सिर्फ पहला कदम है। असली मजा तो ये समझने में है कि रिएक्शन किस तरह की कहानी कह रहा है। क्या चीजें जुड़ रही हैं या टूट रही हैं या कोई किसी की जगह ले रहा है। ये सब अलग अलग तरह के रिएक्शंस होते हैं और इनकी अपनी ही एक दुनिया है, जिसे जानने की उत्सुकता ही हमें आगे ले जाती है।